इसमें आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स जो भी इसे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये हम देख रहे हैं मैनिया। आज मैनिया देखेंगे, ये पार्ट 1 रहेगा ताकि वीडियो लेंदी ना हो। और इसमें देखिए मैनिया को हिंदी में उन्माद बोलते हैं, ठीक है। मनोविकार होता है, ये मन का मतलब मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में देखेंगे ये होता कैसे है, ठीक है। क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्यों होता है, क्या इससे परहेज किया जा सकता है, परहेज मतलब कैसे इससे बचा जा सकता है, तो ये आज हम देखेंगे। तो देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते एक लाइक करिएगा, जो कि आप भूल जाते हैं जब भी से देखें। तो पूरा कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको सही लगे, थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ में सब्सक्राइब भी करते हुए जाइए, जबकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो जो नए व्यूवर्स हैं उनसे बात हो रही, जो पहले हैं वो तो अब सब्सक्राइबर हैं ही हैं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार इस चैनल में आए हैं तो वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए ही ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँ तो उनको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जबकि इसमें क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, क्वेश्चनेयर होता है इसमें इसमें और एमसीक्यूज़ होते हैं। तो और सारे लेक्चर्स भी इसमें डाले जाते हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में से आप उसको चूज कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो जो मैनिया है वो क्या होता है, तो मैनिक एपिसोड हम डिफाइन कर सकते हैं उस टाइम से जिस समय से उसके अंदर पर्सन की क्या होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि जो उसका जो व्यवहार होता है उसमें चेंजेस आ जाता है, उसका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी तीव्र हो जाएगा और उसमें चिड़चिड़ापन आएगा। तो यहाँ देखिए मैनिक एपिसोड को एक विशेष अवधि यानी कि एक टाइम पीरियड जब से कि उसको ये प्रॉब्लम आई है तब से उसको परिभाषित किया जा सकता है, जिसके दौरान वो क्या करता है, असामान्य रूप से लगातार ऊंचा, विस्तृत और चिड़चिड़ा मूड उसका होता है, ठीक है। ऊंचा मतलब होता है वो चिल्लाना, चीखना, इस तरीके का तेज़ आवाज़ में बात करना और फास्ट मूवमेंट करना, इस तरीके का आपने देखा होगा कुछ लोग। और उनको क्योंकि क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम आती है ना, तो ये इरिटेबल भी रहते हैं, चिड़चिड़े भी रहते हैं। मैनिया जो होता है वो एक एबनॉर्मल एलिवेटेड मूड होता है, यानी कि मूड इसमें क्या रहता है, हर समय उसका तीव्र रहेगा, हर समय उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रांग रहती है। इसमें क्या होगा, कैरेक्टराइज इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें देखा जाता है उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें इनअप्रोप्रिएट इलेशन होता है उसको, यानी कि उसको झूठ मूठ का उत्साह दिखेगा बहुत ज़्यादा, जिसका कि कोई उचित अभी ज़रूरत नहीं है, उसको उत्साहित दिखेगा। और इरिटेबल होगा मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा और उसको नींद नहीं आएगी, और उसमें नींद भी नहीं आएगी और उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वो उसकी वैल्यू है, इस तरीके की उसके अंदर फीलिंग भी आ जाती है। और इंक्रीज स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, उसकी जो स्पीच होती है वो भी क्या होती है, बहुत फास्ट फास्ट बोलने लगेगा, जल्दी जल्दी कुछ वर्ड बोलेगा और उसकी वो आवाज़ भी तेज़ हो सकती है उस समय, ठीक है। और इन कंसर्न और जो क्या होता है, डिसकनेक्टेड एंड रेसिंग थॉट, और उसके जो सोच विचार होते हैं ना वो कंटिन्यूस का साथ नहीं दे रहे होते हैं। कभी कुछ सोचेगा तो जस्ट वो पूरा भी नहीं सोचा होगा, वो करने लगता है, फिर दूसरा वो वर्क करने लगेगा, इस तरीके से वो डिस्टर्बिंग रहता है। इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर भी इसमें रहती है। मार्कली इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल, तो इसमें ये देखा जाता है कि उसका जो एनर्जी लेवल है, एक्टिविटी है, जो भी वो काम कर रहा है और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और उसका जो जजमेंट होता है, यानी कि जो डिसीजन लेने की जो ताकत होती है वो भी गड़बड़ा जाती है, वो डिसीजन भी नहीं ले पाता कि ये क्या सही है क्या गलत है, उससे पता नहीं रहता है। एंड इन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, और सोसाइटी के साथ भी उसका जो बिहेव होता है वो अनएक्सेप्टेड होता है, यानी कि वो जो काम कर रहा होता है वो सोसाइटी में नहीं करने लायक होते हैं, इस तरीके को उसको पता नहीं रहता कि वो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मैनिया दैट डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, अब ये अगर ये जो मैनिया होता है अगर ये माइल्ड फॉर्म का होता है, यानी कि हल्के लेवल में अगर उसको ये लक्षण आ रहे हैं, अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टर्म को बोलते हैं, जिसमें माइल्ड लक्षण आते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोमेनिया, यानी कि जो मैनिया का एक प्रकार होता है हाइपोमेनिया, जिसमें कि ये लक्षण कम होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे। मैनिया दैट ऑल्सो फीचर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, तो मैनिया में क्या होता है, और डिप्रेशन का सिम्टम भी साथ साथ इसमें दिखता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मैनिया इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अवसाद अवसाद जिसे बोलते हैं ना, वो इसमें देखने को मिलता है, वो भी कैसा, एजिटेटेड, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैनिया के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हो गया हाइपोमेनिया, अक्यूट मैनिया, सीवियर मैनिया, ऑब्लिक डिलीरियस मैनिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हाइपोमेनिया। हाइपो के नाम से ही लग रहा है कम,
कम इसको लक्षण होंगे इसमें। तो हाइपोमेनिया क्या होता है, एक मूड स्टेट होती है, ये भी एक मूड मतलब ये मनोदशा होती है मन की मूड का इसमें भी मूड वाली प्रॉब्लम आती है, जिसमें कैरेक्टराइज क्या होता है, क्या लक्षण देखे जाते हैं कि परसिस्टेंट तक मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, उसका जो भी ये मूड है, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, ये बढ़ता जा रहा है और कंटिन्यू परसिस्टेंट है, मतलब कंटिन्यू रह रहा है। और उसके जो और उसका जो बिहेवियर होता है, थॉट, उसके जो विचार होते हैं, उसके बिहेवियर होते हैं, एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, उसके जैसा उस एक्टिविटी वो कर रहा होता है, उसके अपने मन के हिसाब से जो उसके मन में आता है वही वो कॉन्स्टेंटली कर रहा होता है। कंटिन्यूएशन में वो अपने दिमाग में जो उसके सोच चल रहे होते हैं, जो कि काफ़ी इनअप्रोप्रिएट होते हैं, उसको वो करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़े ये सिम्टम कम होते हैं क्योंकि ये हाइपोमेनिया है, ठीक है। हाइपोमेनिया कैन ऑल्सो हैव बेनिफिट। अब देखिए हाइपोमेनिया में क्या बेनिफिट भी हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्रिएटिविटी का और प्रोडक्ट एनर्जी का, यानी कि प्रोडक्टिव एनर्जी, वो जो कुछ काम वो कर सकता है, जो कि क्या हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं, और उसकी जो क्रिएटिविटी होती है उससे भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो इसकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना उसको किसी भी काम को करने की, तो यहाँ पे वो उसको काम को क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, उसका एनर्जी लेवल जो होता है काफ़ी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और जो क्लासिक सिम्टम ऑफ मैनो जो हाइपोमेनिया है, इसमें माइल्ड यूफोरिया होगा उसको, ठीक है। तो हाइपोमेनिया में कुछ क्लासिक लक्षणों में क्या होता है, उसको हल्का सा उत्साह देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपोमेनिया में। यानी कि हमने देखा था ना आगे उसमें एलिवेटेड था, इसमें क्या होता है, कम होता है उसमें, ठीक है। एंड फ्लड ऑफ आइडियाज़, उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो भी बाढ़ की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन कम होता है। और एंडलेस एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है, जो कि वो कंटिन्यू काम करता रहेगा, या जो भी कर रहा है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, थका हुआ सा महसूस नहीं करेगा। डिजायर एंड डाइवर्स फॉर सक्सेस, और उसका जो भी काम करता है उसका एम रहता है कि मुझे ये काम पूरा करना ही है, और वो उसी की ओर को क्या रहता है, अग्रसर रहता है। तो फिर ये हाइपोमेनिया को कंटिन्यू ही करते हैं। तो ये जो होता है हाइपोमेनिया में क्या होता है कि अकॉर्डिंग DSM-4 के अकॉर्डिंग जो होता है हाइपोमेनिया एपिसोड में जो होता है, इसको हम देख सकते हैं कि ये एटलीस्ट 4 डेज़ का रहता है, 4 डेज़ तक का में आपको देखने को मिलेगा कि जो उसका मूड होता है वो काफ़ी चेंज रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। प्लस उसमें ये जो नीचे जो सिम्टम दिए हैं, इसमें से 3 सिम्टम तो उसके साथ रहेंगे, या फिर क्या रहेगा, इरिटेबल मूड के साथ साथ चिड़चिड़ा मूड रहेगा उसका, उसके साथ में इसमें 4 सिम्टम रहेंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उसको हाइपोमेनिया है, ठीक है। तो उसको क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग इसमें जो उसको अलग से देखने का जो बताया है कि कैसे उसको रूल आउट कर सकते हैं कि उसको हाइपोमेनिया ही है, तो उसमें क्या होगा, उसको ये जितने भी सिम्टम दिए हैं उसमें से 3 या 4 उसके होंगे, ठीक है, एलिवेटेड मूड के साथ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, और 4 दिन तक का ये कंटिन्यू बने रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर स्पीच होगी, प्रेशर्ड स्पीच और रैपिड टॉकिंग, यानी कि वो जो भी बोलेगा दबा के आवाज़ को खूब दबा दबा के बोलेगा, और उसकी टॉकिंग भी क्या हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है, ठीक है। प्रेशर स्पीच होगी, दबा के बोलने की होगी, किसी बात में जोर दे के बोलेगा, और फास्ट टॉकिंग करेगा, और इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, और वो क्या रहेगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इस तरीके की फीलिंग भी उसके अंदर आएगी, बड़ी उत्साहित रहेगा, और अपने अंदर अपने को एक स्पेशल फील करेगा। डिक्रीज नीड ऑफ, उसको नींद भी कम आएगी, ठीक है, डिक्रीज उसकी कम हो जाती है नीड स्लीप। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं उसमें, यानी कि फ्लाइट ऑफ आइडिया आपको पता ही है कि एक आइडिया उसके पास नहीं रहता है कि वो दूसरा आइडिया उसके पास आ जाएगा, सोचते उसका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि एक काम पूरा नहीं होगा कि दूसरी विचार उसको आने लगेगा। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट थॉट आर रेसिंग, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो ये हैं विचारधाराएं हैं काफ़ी आगे दौड़ रही हैं, इस तरीके से। और इजी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड अटेंशन, यानी कि और क्या होता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका जो अटेंशन होता है, यानी कि जो उसका चित्त होता है ना, वो एक जगह पे नहीं लगता है, वो जो होता है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अटेंशन डिफिसिट होता है उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलर टू अटेंशन डिफिसिट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर, भी इसको आप मतलब उसी तरीके का इसके सिम्टम होने लगते हैं। तो इंक्रीज इन साइकोमोटर एगिटेशन, इसमें जो होता है, जो साइकोमोटर एगिटेशन भी बढ़ जाता है, उसका बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि साइकोमोटर उत्तेजना में वृद्धि जिसे बोलते हैं। और दिमागी तरीके के जो काम कर रहा होता है वो सब जो होते हैं उसके एबनॉर्मल होते हैं, और वो ज़्यादा तरीके से उसमें बड़ा आती रहती है। और इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी, और वो क्या रहता है कि जो उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, ऐसी
एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो पब्लिक को पसंद हो या ना हो, उसको ये सबसे मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसका पुअर जजमेंट होता है, लेकिन अदर मैनिया के हिसाब से इसमें कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि हाई पोटेंशियल फॉर नेगेटिव साइको, ठीक है, यानी कि वो जो भी काम कर रहा होगा वो नेगेटिव रहेंगे उसके साइको, मतलब जिसमें नेगेटिव साइकोलॉजी होगी, नेगेटिव विचारधाराएं मतलब उसकी होंगी, जो कि सोसाइटी से अलग है, और वो सोशल भी उसका नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मतलब जो सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, फिजिकल सिम्टम भी उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि नेगेटिव ही होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि जो आनंदमयी गतिविधियों में शामिल होना, जिनके नकारात्मक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक परिणामों में उच्च संभावना हो सकती है, यानी कि उसका जो भी ये काम कर रहा है इसमें क्या हो सकता है, उसकी ये बढ़ सकती हैं, जितना वो कर रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द पर्सन एंगेज इन अनरिस्ट्रेन्ड बाइंग, ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड बाइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी वो काम खरीदारी कर रहा है, ठीक है, वो कैसी होती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यू वो हो सकता है कुछ चीज़ परचेज कर रहा है कैसे, जैसे उसके मूड में आ रहा है, ठीक है। और सेक्सुअल जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल इंडिस्क्रेशन भी होता है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यौन अविवेक, उसका विवेक काम नहीं करेगा कि ये सही है या नहीं है, कैसे, तो ये भी उसके अंदर रहेगा, ठीक है। एंड फुलिश बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, यानी कि मूर्खतापूर्ण जो व्यवसायिक में निवेश करना, यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको मतलब नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उसे बस करना है। तो ये सारे हाइपोमेनिया के लक्षण होते हैं। अब अक्यूट मैनिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सीवियर कंडीशन होती है ये मैनिया की, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी गंभीर वाली स्थिति होती है। इसमें क्या होगा कि ट्रांजिशन प्रोग्रेस इन ट्रांसफिकेशन ऑफ द सिम्टम एक्सपीरियंस इन हाइपोमेनिया, ठीक है। जो हाइपोमेनिया वाले सिम्टम थे वो इसमें क्या हो जाते हैं, वही ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। यह एक स्थिति, यहाँ देख लीजिए, यह एक स्थिति होती है जो हाइपोमेनिया में अनुभव किए गए जो लक्षण होते हैं वो तीव्र गति से इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ मार्क इम्पेयरमेंट फंक्शनिंग, तो वो उसके जो काम करने का जो तरीका होता है वो कैसा रहता है, इम्पेयर रहता है, गलत रहता है मरीज का, और उसको क्या रहती है, ज़रूरत रहती है हॉस्पिटलाइजेशन की, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की, ठीक है। अब उसमें जो सिम्टम होता है एक्यूट मैनिया में, सबसे पहले उसमें मूड सिम्टम हो गए, मूड से रिलेटेड, यानी कि उसके जो मन की दशा, जो उसका मन में क्या चल रहा है, तो उसमें यूफोरिया रहेगा, उत्साहित रहेगा, वो बढ़ावा रहेगा उसका, हर चीज़ में ये इंक्रीज रहेगा, उत्साहित रहेगा, क्रेजी रहता है जिसमें, एंड वेरिएशन इजीली चेंजिंग, और उस ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली उसके जो चेंजेज होती रहती है, इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, कभी दुखी हो जाएगा और कभी रोने लगेगा, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं मूड में उसका पल पल में, ठीक है। और कॉग्निटिव सिम्टम भी होंगे इसमें। कॉग्निटिव सिम्टम में क्या होगा, उसका जो एसोसिएशन होगा वो लूज होगा, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, जो भी जैसे आपने एक्यूट मैनिया में देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से, और जैसे कि उसमें फ्लाइट ऑफ आइडिया आएंगे कि एक आइडिया आएगा फिर चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आइडिया आते रहेंगे जाते रहेंगे, और उसका स्पीच में जो होता है प्रेशर, दबाव दे के बोलेगा काफ़ी, और पैरानॉइड जो होते हैं उसमें पैरानॉइड और ग्रैंडियस, जो ये ग्रैंडियस डिल्यूजन भी उसमें होता है, मतलब कि भ्रम रहता है उसमें कि मैं क्या हूँ, एक स्पेशल हूँ, इस तरीके के भी फीलिंग उसके आ सकते हैं, या कोई मेरा मतलब ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इस तरीके के, ठीक है। और इसमें जो साइकोमोटर सिम्टम भी होंगे, इसमें एक्सेसिव पीए में होगा इसमें, यानी कि साइकोमोटर एगिटेशन होगा, तो इसमें क्या होता है कि रेस्टलेसनेस, मेंटल टेंशन, ये सब रहेगा, और इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर होगी उसकी, मतलब ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेने लगेगा। पुअर इम्पल्सेस होंगे उसके, उसको अपने इम्पल्स कंट्रोल करने में मतलब नहीं कर पाएगा, वो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसको जो आ रहा मन में वो करता रहेगा, ठीक है। और एक्सेसिव जो स्पेंडिंग बाउंडलेस एनर्जी, यानी कि अपनी उसकी जो एनर्जी होती है काफ़ी बढ़ जाती है, शक्ति काम करने की, या जो भी वो काम कर रहा है वो काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से करता है, उसमें कोई रुकावट उसको नहीं रुकता नहीं है, मतलब कंटिन्यूसन में वो करता रहेगा। तो स्किलफुली जो इसकी जो प्रोजेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और वो ऐसा शो करेगा, मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लगता है उसके कि वो जो काम कर रहा है वो उसके लिए बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो उसको काम करता ही रहेगा जो भी है, चाहे वो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, मतलब वो उसकी एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व रखेगा। और हाइजीन एंड ग्रूमिंग उसको नेगलेक्ट करेगा, मतलब साफ़ सफाई में ध्यान नहीं रहेगा, उसके बाल बनाने में ध्यान नहीं रहेगा, रख रखाव में
वो नहीं रखेगा, उसको वैसे ही पड़ा रहेगा, तो हाइजीन को भी अपनी मेंटेन नहीं करेगा। और डिसऑर्गेनाइज एड्रेस रहेगी उसकी, सही से कपड़े वपड़े भी नहीं पहनेगा, ठीक है। एंड बिजार वेरी स्ट्रेंज अनयूजुअल विथ एक्सेसिव मेकअप, यानी कि जो भी वो मेकअप करेगा वो कैसा रहता है, जो लेडी होंगी वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड होगा पब्लिक में, तो इस तरीके का, लेकिन वो और बहुत एक्सेसिव वे में वो उसको मेकअप को करेंगे जो कि विचित्र सा लगेगा। और सेक्सुअली और सोशली जो होती है वो अनइनहिबिटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि वो उसमें क्या रहते हैं, निलिप्त रहते हैं, यानी कि यौन और सामाजिक रूप से वो क्या रहेंगे, अनइनहिबिट, यानी कि उनको ये नहीं रहेगा कि ये कैसे इसका यूज़ करना है, तो वो छिपा के कोई काम नहीं करना चाहते हैं। स्टेजेज ऑफ मेनिया, स्टेजेज ऑफ मेनिया में क्या होता है कि एलिवेटेड मूड इन मेनिया हैज़ 4 स्टेजेज, इसमें जो मूड बदल रहा है ना, मूड का इंक्रीज हो रहा है, उसका जो भी सोच विचार है, तो उसकी 4 स्टेजेज हैं। ये जो स्टेजेज हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको हम देख सकते हैं, मतलब उसकी गंभीरता के अनुसार इन स्टेजों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले वाली होती है यूफोरिक स्टेज, यूफोरिया स्टेज बोलते हैं इसमें। यूफोरिया में क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस करता है और अफेक्ट करता है प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, तो इसमें ज़्यादा हैप्पीनेस जो कि अनएक्सेप्टेड है वो उसको फील होता है, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव उसमें होता है। इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिक वेलबींग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हैप्पीनेस फील होगी, जो कि क्या होती है वो चाहे वहाँ पे वो कोई ऐसा इवेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इन कीपिंग विथ ऑन गोइंग इवेंट, यानी कि जो इवेंट चल रहा उससे उसका कोई मैच नहीं है, पर वो अलग से खुश सा दिखेगा। और ये होता है यूफोरिया स्टेज 1 बोलते हैं इसको। फिर होता है इलेशन स्टेज 2, यानी कि इसको स्टेज 2 भी बोलते हैं, जो कि नेम से होता है इलेशन। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके अगर आप नाम करके बात करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में भी आएगा और ज़्यादा आपके मार्क भी मिलेंगे अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो। इलेशन में क्या होता है कि फीलिंग और स्टेट ऑफ ग्रेट जॉय और प्राइड, ठीक है, मतलब इसमें वो काफ़ी जो होता है वो इंजॉय करता है। इलेशन का मतलब मॉडरेट इलेशन ऑफ द मूड एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, यानी कि जो दिमाग उसके सोचने समझने की जो थॉट प्रोसेस होता है वो काफ़ी मध्यम से ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, ये है इसमें, यानी कि साइकोमोटर गतिविधि में वृद्धि के साथ साथ मनोदशा में मध्यम वृद्धि होगी उसको, ठीक है। साइकोमोटर जो सोच विचार कर रहा है वो अलग तरीके का, उसका मूड में भी उसका एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तीव्र हो रहा है, और उसका जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है, जो दिमागी तरीके से जो वो काम करता है वो भी उसकी बढ़ जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद है एक्सलेशन, जो होता है एक्सल्टेशन का मतलब होता है कि जो ये स्टेज 3 होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, उसमें थी हैप्पीनेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैप्पी देखने को मिलेगा। इंटेंस लेवल में वो इंक्रीज ऑफ द मूड, उसका जो मूड होता है काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से चेंज होता है। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, उसको क्या लगता है कि वो उसकी फीलिंग होती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का उसका फीलिंग हो गया और बहुत ज़्यादा हैप्पी लगेगा देखने में, ठीक है। ऑन एक्सटेसी, जो ये वाली फीलिंग होती है एक्सटेसी, ये 4th स्टेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होगा, यानी कि जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मतलब गंभीर रूप से बढ़ा हुआ होता है उसका, तीव्र गति से उत्तेजित रहना, ठीक है। और इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर, यानी कि इसमें क्या होगा एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा। ये मैंने इसके मीनिंग भी इसमें लिख दिया, जब आप नोट्स बनाए तो इसको भी आप साथ साथ बनाते रहें अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक्सट्रीम लेवल में हैप्पीनेस होगा, ब्लिसफुलनेस रहेगा, यानी कि उसमें क्या रहेगा एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ साथ वो डिलीरियस स्टूप्रस मैनिया रहेगा। स्टूप्रस मैनिया का मतलब कंफ्यूज मैनिया, मतलब कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना है, तीव्र भावना देखी जाएगी हर चीज़ की, ठीक है, काफ़ी उत्साहित। अब इसके टाइप्स मैनिया के क्या होते हैं, तो ये तो था हमने इसमें देखा था, ये स्टेजेस भी हमने देख ली थी इसकी, ठीक है। इसमें ये सिम्टम थे, ये स्टेजेस थी, किसकी थी ये वाली, ये थी अक्यूट मैनिया की, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अक्यूट मैनिया में भी डाल सकते हैं, सेपरेट करके भी आप स्टेजेस डाल सकते हैं। तो ये अब हम टाइप तीसरा
देखते हैं। ये बीच में आ गया था टाइप्स, वो स्टेजेस, आप इसको साइड से अलग करके भी देख सकते हैं। पहले आप कंटिन्यूएशन में ये लिख लीजिएगा, ये वाली स्लाइड, ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड स्लाइड। तो सीवियर डिलीरियस मैनिया होता है इसमें, ठीक है। जो तीसरा वाला होता है इसको बोलते हैं सीवियर मैनिया भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक बैड टाइप का मैनिया होता है, बहुत सीरियस टाइप का फॉर्म होता है मैनिया का, जिसमें क्या होता है कि क्लाउडीपन हो जाता है, कॉन्शियसनेस भी उसका मतलब खोने लगता है, मतलब वो मतलब उसको जो होता है धुंधलापन सा दिखाई देगा। और इंटेंसिफिकेशन यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाएगी, सिम्टम की जो भी लक्षण हो रहे हैं वो काफ़ी इंक्रीज लेवल में होंगे, काफ़ी बढ़े हुए होंगे, ठीक है, एक्यूट मैनिया से। और ये जो होता है नाउ डेज, लेकिन इन दिनों में क्या होता है, ये वाला टाइप का मैनिया रेयरली होता है, रेयरली कम अक्रॉस क्लाइंट विथ डिलीरियस मैनिया। क्योंकि ये वाला मैनिया कम इसलिए देखा जाता है क्योंकि आजकल क्या है, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो उनकी अवेबिलिटी हो गई है, यानी कि जो कुछ मेडिकेशन होती हैं इससे रिलेटेड मैनिया से, जिसको कि उन्माद भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी मेडिकेशन बन चुकी है नए आजकल के ज़माने में, इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम अब कम देखने को मिलती है, इस टाइप का मैनिया कम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, जैसे स्टार्ट होता है, जब वो ये हाइपोमैनिया होता है तभी उसको पेशेंट को ट्रीट कर दिया जाता है, वो अक्यूट मैनिया के फेज तक भी नहीं पहुंचेगा, इस तरीके से उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब है सिम्टम ऑफ सीवियर, इसी के जो हमने थर्ड वाला पढ़ा सीवियर मैनिया के, इसमें क्या होगा कि नो कांटेक्ट विथ जो होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बाहरी वातावरण की दुनिया से उसका संपर्क कुछ नहीं होगा। एक्सट्रीम हेलुसिनेशन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मतिभ्रम हो जाएगा। और एक्सट्रीम डिल्यूजन होगा, अत्यधिक भ्रम होगा उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन, मतलब कि ये है तो है, करना है तो करना है, यहाँ पर ये चीज़, मतलब हेलुसिनेशन वाले फॉर्म होंगे, डिल्यूजन भी होगा। और वर्ड सैलेड होगा, यानी कि ये सब मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल की माइंड हेल्थ नर्सिंग की जाके देखिए, आपको सब मिलेंगे नोट्स, आप उससे वो कर सकते हैं। वर्ड सैलेड का मतलब हो गया कि कुछ पता नहीं उसे क्या क्या शब्द किस चीज़ के लिए यूज़ करने हैं, कुछ भी उसके मन में आ रहे हैं वो वर्ड का यूज़ कर रहा है। तो मतलब एक तरीके का, जैसे सैलेड में हर तरीके की चीज़ें डाल देते हैं ना, तो वही इसी का गुड़ गोबर जैसा बन जाएगा इसका जो भी वर्ड है, ठीक है। एंड कोहेरेंट स्पीच, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है, कोहेरेंट होगा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अशब्द, मतलब कि एक उसको अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करने में वो अनेबल होगा। और एक्टिव विदाउट एनी एम और गोल, और बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के क्या रहता है, वो एक्टिव रहता है, वो मतलब ऐसा लगेगा बहुत काम कर रहा है। और सेल्फ केयर डिफिसिट, उसका जो भी केयर होती है वो डिफिसिट रहती है, मतलब कि वो काम करने में अनेबल रहता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। डेथ ड्यू टू फिजिकल एग्जॉशन, मतलब कि इस तरीके से उसकी डेथ भी हो सकती है, जिस तरीके से वो ना खान पान सब उसका डिस्टर्ब। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, बायोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं इसमें, ठीक है। आप देख रहे होंगे बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाएंगे। ट्विंस स्टडी हो सकती हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज में। सबसे पहले बायोलॉजिकल थ्योरी जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर देखेंगे, जो जेनेटिक फैक्टर में भी हम देखेंगे सबसे पहले ट्विन स्टडी, यानी कि ट्विन स्टडी का मतलब होता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जुड़वा बच्चे में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं ना, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें ज़्यादा 4 to 5 टाइम उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ये वाला डेवलप होने की प्रॉब्लम, ठीक है, वो ज़्यादा उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती। फैमिली स्टडी, यानी कि किसी की फैमिलीज़ में अगर ये है तो उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जनरल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये डेवलप होने की। फिर इसी में हमने जेनेटिक के बाद बायोकेमिकल फैक्टर्स देखेंगे, जिसमें कि इसमें देखेंगे बायोजेनिक एमनीज, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज लेवल ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन एंड डोपामिन, यानी कि जो ब्रेन केमिकल होते हैं उनमें डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि नॉन एफिनेफ्रिन या डोपामिन का लेवल जो होता है, न्यूरो एमनी जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे कि वहीं उसी के अपोजिशन में क्या होता है कि जो सीरोटोनिन होता है वो रिमेन वैसे ही रहता है जैसा वो पहले से था। तो इसमें वो किस में रहता है, इन दोनों में, बोथ में, डिप्रेशन में भी और मैनिया में भी, ठीक है। तो ये हो गया बायोजेनिक एमनी, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है अमंग बायोपोलर मूड डिसऑर्डर में क्या होगा, कुछ सोडियम और पोटेशियम का जो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम जो होते हैं, सोडियम और कैल्शियम जो होते हैं वो का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ये सब देखा गया है। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, ब्रेन लीजन देखे जाएंगे,
कि अगर ब्रेन में क्या होता है, जो कि बायोपोलर मूड डिसऑर्डर में क्या होता है, ये इससे देखा गया है कि इसमें ब्रेन लीजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी ब्रेन का पार्ट है उसके कौन से पार्ट में ये लीजन हो रहे हैं, उसी से वो उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके का वो अफेक्ट होता है उसकी बॉडी में। जैसे अगर लीजन जो होते हैं वो राइट फ्रंटो टेम्पोरल में है और लेफ्ट या फिर वो लेफ्ट पैराइटो ऑक्सीपिटल में है, तो देखा जाता है मैनिया। ठीक है, और अगर वहीं पे वो लेफ्ट फ्रंटो टेम्पोरल में और राइट पैराइटल ऑक्सीपिटल में है, तो वो क्या देखा जाएगा, डिप्रेशन। यानी कि डिप्रेशन में क्या होगा, वो लेफ्ट फ्रंटो टेम्पोरल, और यहाँ पे आप देखिए बड़ा करके दिखा देती हैं आपको, ये देखिए आप, ये है ना, ये पैराइटल है और ये फ्रंटल है, यहाँ पे आप देख पा रहे येलो वाला, ये है फ्रंटल लोब, ये है ये जो यहाँ पे पीछे का पार्ट है, ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, और ये पैराइटल लोब हो गया, और यहाँ पे ये टेम्पोरल लोब हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं ना कि अगर वो राइट साइड का फ्रंटल टेम्पोरल है और लेफ्ट पैराइटल है उस या ऑक्सीपिटो, तो यानी कि पीछे का लेफ्ट साइड का है, तो क्या होगा, मैनिया देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट का वो टेम्पोरल साइड का है तो मैनिया देखने को मिलेगा। वहीं पे जो डिप्रेशन होगा वो लेफ्ट फ्रंटो टेम्पोरल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रंटल पार्ट है वो राइट ना होकर अगर लेफ्ट की ओर को होता है, उसको ये जो लीजन होते हैं ब्रेन के, या फिर वो जो होते हैं राइट पैराइटल ऑक्सीपिटो में देखने को मिलेंगे, तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है कि सटन कुछ मेडिकेशन होती है जिससे कि क्या होता है कि ये जो सोमेटिक डिसऑर्डर के लिए कुछ मेडिकेशन ली जाती हैं, तो उससे क्या होगा, यानी कि कुछ इस तरीके की मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए कोई उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन ली जाती है, तो उसका साइड इफेक्ट भी ये मैनिया हो सकता है। तो इसमें ये इंक्रीज चांसेस होते हैं, जो कि ये वाली मेडिकेशन होती है, एम्फिटामाइन होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है, तो ये सारी मेडिकेशन की वजह से उसको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जिससे मैनिया कॉज होगा। ठीक है, फिर है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी मैनिया कॉज हो सकता है, जो कि उसको बढ़ाता है, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, मल्टीपल ये जो स्क्लेरोसिस हो सकता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती है, और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है जैसे कि और ये इंसेफ्लाइटिस हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है हिंदी में। फिर है साइकोमोटर। पहले हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स का सारा देख लिया था, कितने टाइप्स आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में साइको एनालिटिक थ्योरीज आएंगी, जिसके अंदर देखा जाएगा कि जो ये मैनिया को डिनाई करने के लिए, यानी कि मैनिया को ना हो, उसके अगेंस्ट क्या होता है कि जो डिप्रेशन वाले जो मैनिया मतलब सॉरी ये जो मैनिया होता है अकॉर्डिंग टू कैलन, ये जो अकॉर्डिंग टू जो क्लेन होते हैं, ये जो साइकियाट्रिस्ट थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो मैनिया होता है वो कंसिडर किया जाता है डिनाइल और डिफेंस, यानी कि डिफेंस किसका, डिफेंस ये डिप्रेशन का, यानी कि डिप्रेशन के जो ये सिम्टम ना हो, रिप्रेजेंट ना हो और रिएक्टिवेट ना हो, जो कि उसके बचपन से उसके दिमाग में रखे हुए हैं, कुछ होता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो बाद में जब वो टीनेजर्स अडल्ट लाइफ में वो उसको दिमाग में रिप्रेजेंट करता है, दोबारा से वो उसके दिमाग में आने लगते, रिएक्टिवेट होने लगते, तो उसको रोकने के लिए ये मैनिया का इसको कंसिडर किया जाता है, ताकि वो उसको डिनाई करे, उन सिम्टम को ना होने दे या रोके। इस तरीके से इन्होंने क्लेन ने बोला। ठीक है, दूसरा है फैमिली डायनामिक थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड्स ईगो डेवलपमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जो चाइल्ड्स एगो डेवलपमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इनमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर, मतलब जब उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो बच्चों का जो ईगो भी एक बड़ा सा रोल प्ले करता है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में। ये ऐसा बताया गया कि बच्चे का जो अहंकार होता है, यानी कि ईगो होता है, वो इसमें बोला गया, लेकिन ये अहंकार नहीं है इसका। तो इसमें क्या होता है कि ये बच्चों में कहाँ अहंकार होगा, लेकिन जो ईगो का जो हिंदी में उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो ईगो उनका हर्ट होगा तो उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, तो बाद में वो हो सकता है वो उपज के आएंगी। तो कहने का मतलब है वो बाद में रिएक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉज बताया इसमें। और एनी डिस्ट्रप्शन इन ईगो डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद द बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में बताया कि जब भी कोई ईगो डेवलपमेंट में, ईगो का जब डेवलपमेंट छोटी अवस्था में बच्चों में होता है, क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं, तो उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस जो होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को में देखा गया है।
कि वो उसके साथ एसोसिएट होता है। यानी कि देखा गया है बाइपोलर डिसऑर्डर में कि बच्चों का जब ब्रेन डेवलपमेंट, ईगो डेवलपमेंट के समय में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर। दीज बाइपोलर डिसऑर्डर आर द प्रेसिपिटेड बाय द लॉस। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं ये कोई चीज़ का लॉस होने से हो सकते हैं। यानी कि पेशेंट फील करेगा कि उसका रिजेक्शन हो गया, जब या तो उसको रिजेक्टेड कर दिया गया, उसके काम को पसंद नहीं किया जाए, उसको अप्रोप्रिएट ना किया जाए, अप्रिशिएटेड ना मिले उसको, या फिर वो क्या होगा तो इसके वजह से वो उसको लॉस मिला, उसने बहुत अच्छे से कुछ काम किया और उसको उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। फिर है ट्रांसैक्शन थ्योरी। ट्रांसैक्शन थ्योरी का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी एग्जैक्ट एटियोलॉजी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर रिमेन अननोन। यानी कि जैसे सभी में है कि अननोन कुछ होते हैं जिसकी वजह से मेन कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बट जो कुछ परसीव किए जाते हैं जिसके वजह से, जिसके रिजल्ट की वजह से ये होता है, तो उसमें देखा गया है कि जो बायोलॉजिकल, साइकोमोटर एक्टिविटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस और एग्जिस्टिंग कंडीशन, इंडिविजुअल परसेप्शन, यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसका क्या साइकोमोटर, साइकोलॉजिकल कैसे वो काम कर रहा है, कैसा उसका दिमाग में थॉट आ रहे हैं, उसके बायोलॉजिकल जितने भी अभी हमने पढ़े थे उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा रहता है, उसका उसका मेल जोल कैसा है, उसके संग उसका कैसा कोरिलेट कैसे कर रहा है वो, तो वही उसका, और कुछ इलनेस होती है उसकी, मेंटल इलनेस को ये जोड़ देती है, और उसका एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है वही इसको बढ़ा सकती हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ज़रूर से आप सब्सक्राइब भी करिए जो नए व्यूवर्स हैं, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए इसके सेकेंड पार्ट में।